कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। हल्दी की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक, मृदा एवं जल संरक्षण पर संपूर्ण जानकारी, मुर्गियों का संतुलित आहार प्रबंधन, मसाला फसलों में जो किसान भाई अभी हल्दी की बुआई करने वाले हैं वो वैज्ञानिक बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही बुआई प्रारंभ करें, अन्यथा प्रकंदों का कम जमाव और बाद में फसल से कम उपज मिलती है। अतः हल्दी की उन्नत किस्म एवं बुआई की वैज्ञानिक तकनीक है क्या, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ संजय शर्मा से। भाई आपने अभी देखा कि अब हमारा समय जो आ रहा है हल्दी अदरक लगाने का समय आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई, अगर जो भी किसान हमारे हल्दी या अदरक लगाना चाहते हैं तो इससे पहले अपनी खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर ले। जुताई आप इस तरीके से अच्छे से करेंगे कि पानी इसमें किसी तरीके से जमाव ना हो, और उसमें पाटा चलाकर उसको किसी तरीके से समतल कर लीजिए ताकि बरसात का पानी बिल्कुल किसी तरीके से उसमें रुक ना सके। और उसके बाद जो खाद उर्वरक रहते हैं, इसमें जो खाद की मात्रा होती है 100 kg नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, 50 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है और 100 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो इस हिसाब से प्रति हेक्टर आपको डालना है। उसके बाद किसान भाई अपना जो समय है हल्दी और अदरक लगाने का, वो समय अभी अपना जून के प्रथम सप्ताह में लगा सकते हैं जिसके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो, या अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है किसान भाई तो जून के अंतिम सप्ताह में भी इसका तैयारी कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले होता है कि बीज का चयन कैसे करें, कौन से बीज को लगाए जिससे कि उत्पादन अच्छा हो। तो हल्दी के लिए अगर किसान भाई अगर आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका वैरायटी जो है रोमा का है, एक किस्म है, दूसरी किस्म जो है नरेंद्र करके, ये किस्म बहुत अच्छी है। व्यावसायिक रूप से इसको किसान भाई रायगढ़ के क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे तरह से लगा रहे हैं और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी बहुत अच्छी उपयुक्त किस्में पाई गई हैं। तो इसको आप चयन कर ले। अगर इसमें हम बीज की अगर बात करते हैं तो किसान भाई कम से कम अगर हम 1 हेक्टेयर की बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आवश्यकता पड़ेगी। और किसान भाई उसका बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार आप फफूंदनाशक दवा जो बाविस्टिन है, डाइथेन 45 है, या जैविक फफूंदनाशक जो आते हैं दवा ट्राइकोडर्मा के नाम से, उसका भी आप उपचार कर सकते हैं। उसके लिए ट्राइकोडर्मा आप 5 ग्राम आप 1 लीटर पानी में घोलकर और उसमें उसको डुबोइए कम से कम 5 मिनट तक, और उसके बाद फिर सीधा थोड़ा छाया में उसको रख के आधा घंटे तक, और ताकि उसमें थोड़ी नमी कम हो जाए, और उसके बाद उसको खेत में लगाए।
इसके साथ किसान भाई इसकी बात आती है कि इसको कितनी दूरी में लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती है। तो इसके लिए किसान भाई कतार से कतार की दूरी जो रहेगी वो 60 सेंटीमीटर रहेगा, और जो कण से कण की दूरी रहेगी या अपन जिसको बोलते हैं राइजोम बोलेंगे उसको, राइजोम की जो दूरी रहेगी वो 20 सेंटीमीटर रहेगी। किसान भाई ये चीज जो ध्यान रखे, जो आपका राइजोम है उसकी जो वजन है कम से कम आप देखेंगे 20 से 25 ग्राम का होना चाहिए। उसी वजन का आप उसको चयन करेंगे और उसके बाद आप खेत में लगाएंगे। इसके बाद किसान भाई लगाने के बाद मेड़ को आप जमीन से कम 15 सेंटीमीटर ऊंचा बनाकर उसको लगाएंगे ताकि पानी का जमाव ना हो और पानी उसमें भरे ना। इसके बाद किसान भाई लगाने के बाद आप पैरा की उसके ऊपर मल्चिंग कर दे, उसको ढक दे, ताकि उसमें जो तेज बारिश हो रही है, तापमान बढ़ेगा तो उस पर किसी प्रकार से उसका नुकसान ना हो। इसमें किसान भाई ये चीज ध्यान जरूर रखेंगे कि जब भी अब उसमें अंकुरन फूटने लगेगा और वो थोड़ा से पौधा कम से कम 2, 3, 4 पत्ती आने लगे तो उसके बाद अर्थिंग जो बोलते हैं मिट्टी चढ़ाने का कार्य, क्योंकि आप मिट्टी अगर आप चढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी वृद्धि जो है बहुत अच्छे से होगी, क्योंकि बरसात का समय रहता है, ज्यादा तेज बारिश होती है, उसके कारण जो राइजोम है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, मिट्टी बहने लग जाती है पानी की वजह से। तो उसके लिए आप एक बार मिट्टी चढ़ाने का कार्य जरूर करें। किसान भाइयों, जिस प्रकार मानव जीवन के लिए भोजन, पानी, घर ये सभी आवश्यक होते हैं, ठीक उसी प्रकार कृषि के लिए मृदा और जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए मृदा और जल का संरक्षण करने के लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को किया जाए, जिससे कि मृदा क्षरण, मृदा कटाव और सूखे जैसी विकट समस्या से निजात पाई जा सके, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का ये विशेष अंश। मृदा क्षरण होता क्या है? बहुत अधिक बारिश और हवा चलने के कारण जो मिट्टी की ऊपरी सतह है वह उड़कर चली जाती है, जिससे कि उसमें जो पोषक तत्व हैं उनका काफी ह्रास हो जाता है और उसकी जो पोषक तत्व हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसको रोकने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं, जैसे कि पहला उपाय है कवर क्रॉप लगाना। कवर क्रॉप ऐसी फसलें होती हैं जो आपकी मिट्टी को घेरते हुए फैल के चलती हैं, जिससे कि जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और पानी अधिक गति से आने पर भी वह मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं और इससे आपकी मिट्टी दूसरे स्थान पर जाने से रुकती है। इसके बाद दूसरा उपाय है आपका मृदा क्षरण की समस्या ढालू स्थानों पर अधिक देखी गई है। जल द्वारा मृदा क्षरण की समस्या को कम करने हेतु हमें पानी के बहाव के वेग को कम करना होगा, अतः इसके लिए कंटूर व समोच्च खेती सबसे उपयोगी है। पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए गैबियन संरचनाएं अत्यंत उपयोगी हैं। किसान भाइयों, मृदा क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण भी एक अत्यंत उपयोगी विधि है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे मृदा का कटाव नहीं हो पाता। खेत से मृदा क्षरण को रोकने हेतु मेड़बंदी अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। इसके लिए खेतों के चारों तरफ मेड़ बनाएं। इन मेड़ों पर वृक्ष, झाड़ी, बहुवर्षीय घासों को लगाएं। मृदा क्षरण रोकने के लिए अन्य कृषिगत उपायों में फसल अवशेषों को बिना जुताई किए खेतों में छोड़ना, ढाल के विपरीत बुआई करना इत्यादि क्रियाएं काफी उपयोगी सिद्ध हुई हैं। इन उपायों को अपनाकर मृदा क्षरण के द्वारा होने वाली हानि से बचा जा सकता है। किसान भाइयों, भूमि की तरह ही जल संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृषि में जल की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता। जल संरक्षण के दो प्रमुख बिंदु हैं, एक कि हम उपलब्ध जल का अधिक से अधिक उपयोग करें व दूसरा हम वर्षा जल का संरक्षण करें। जल के अत्यधिक उपयोग के लिए सिंचाई की उन्नत विधियों को उपयोग में लाएं, जैसे क्यारी बनाकर छोटे छोटे खंडों में पानी देना, सिंचाई हेतु प्रक्षेत्र पर पक्की नालियों का निर्माण तथा अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियां जैसे टपक एवं बौछारी सिंचाई प्रणाली को अपनाना। साथ ही साथ नमी संरक्षण हेतु पलवार करना, बुआई के बाद पाटा चलाकर समतल करना भी अति महत्वपूर्ण कार्य है। किसान भाइयों, हमारे लिए ये विडंबना की बात है कि जहां वर्षा काल में हम अतिवृष्टि का सामना करते हैं, वहीं ग्रीष्म काल में हमें पेयजल के भी लाले पड़ जाते हैं। प्रश्न उठता है कि आखिर हम इस विशाल जल संपदा का संरक्षण क्यों नहीं कर पाते।
इसमें कोई संशय नहीं कि वर्षा जल का भूमि में ठीक प्रकार से समागम किया जाए तो हमें सूखा, अकाल जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्षा जल के संरक्षण व संभरण के लिए हम खेतों की निचली सतहों में पानी जमा करें। कृषि के लिए अनुपयोगी भूमियों पर डबरी एवं तालाबों का निर्माण करें। नालों में जगह जगह स्टम्प डैम का निर्माण करें। ढाल के विपरीत जगह जगह पर चेक डैम का निर्माण किया जाए। वर्षा काल में जल को डबरी, तालाब इत्यादि में एकत्रित करें तथा छान कर कुओं व कूपों में डालें, जिससे भूमि के जल स्तर में वृद्धि होगी और यही जल हम पीने तथा सिंचाई हेतु उपयोग में ला सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि प्राणी जीवन का आधार है तथा मिट्टी व जल कृषि का आधार है। अतः हमें प्रकृति के इस वरदान को भावी पीढ़ी के लिए संजो कर रखना है और इसके लिए हमारा यह ध्येय होना चाहिए कि खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं एक कृषक और ये मेरी समृद्धि। और ये हर कृषक की समृद्धि। जी हाँ, कृषि समृद्धि है गांव-गांव की, घर घर की समृद्धि। हर फसल में बुआई से पहले या बोते समय डालना न भूले एग्रोफॉस का कृषि समृद्धि ब्रांड सिंगल सुपर फास्फेट खाद। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में। अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसायों में आज का सबसे उभरता हुआ व्यवसाय है मांस हेतु मुर्गियों का पालन। तो अगर आप भी ब्रायलर मुर्गियों का पालन करते हैं तो आपको पता ही होगा इस व्यवसाय में सबसे अधिक खर्च मुर्गियों के आहार पर होता है। इसलिए ब्रायलर मुर्गियों का संतुलित आहार प्रबंधन किस तरह से करें, विशेषज्ञ डॉक्टर सीबी सिंह बताएंगे। ब्रॉयलर उत्पादन, अंडा उत्पादन और बैकयार्ड मुर्गी पालन की तुलना में किसान के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है अगर किसान जरा सा इससे सूझबूझ या नई तकनीकी को अपना करके इस व्यवसाय को अपनाता है। और इस व्यवसाय को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए किसान या ब्रॉयलर पालक के लिए आवश्यक है कि उसके जो मुख्य या जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर विशेषकर जो ध्यान दिया जाए। जैसे खासकर इसमें अगर हम देखें तो जो प्रमुख पहलू हैं उसमें सबसे प्रथम पहलू आता है इसमें चूजे या प्रजाति का चयन करना, अच्छी आवास व्यवस्था उनको उपलब्ध कराना, दूसरा पशु पोषण व्यवस्था या आहार व्यवस्था जो है, और चौथा जो है प्रमुख रोग और उनका समय से निदान करना। इन चार पहलुओं में अगर मुर्गी पालक या ब्रॉयलर पालक ध्यान देता है तो ये निश्चित उस किसान के लिए या ब्रॉयलर पालक के लिए एक लाभकारी व्यवसाय सिद्ध हो सकता है। इन चारों पहलुओं में अगर हम देखें तो इस व्यवसाय पर लगने वाली कुल लागत का लगभग 70 से 75% भाग जो है केवल अकेले जो है आहार व्यवस्था पर खर्च होता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो आहार व्यवस्था और भी एक महत्वपूर्ण पहलू जो है मुर्गी पालक या ब्रॉयलर पालक के लिए हो जाता है इसमें। तो खासकर ये आवश्यक है कि मुर्गी पालक जो किसान भाई हैं हमारे उस आहार व्यवस्था पर विशेषकर ध्यान दें और ब्रॉयलर पालन से अधिक लाभ अर्जित करने के लिए ये
आवश्यक है कि उनको जहाँ तक हो सके वहाँ तक जो है संतुलित आहार पर ही पालने की कोशिश करें। उसमें जो है सामान्यतः ब्रॉयलर पालन में हम 2 प्रकार का आहार जो देने की संस्तुति करते हैं। इसमें 1 दिन की आयु से लेकर के 4 सप्ताह की आयु तक जो आहार दिया जाता है उसको आरंभिक राशन या स्टार्टर राशन बोलते हैं। और इसमें सामान्यतः जो प्रोटीन परसेंटेज होती है वो 23-24% तक होती है और एनर्जी जो है उसमें 2800-2900 किलो कैलोरी तक होती है। और 4 सप्ताह से 5 सप्ताह या बाजार में बेचने की आयु तक जो आहार दिया जाता है उसको अंतिम राशन या फिनिशर राशन बोलते हैं। उसमें प्रोटीन परसेंटेज 22-23 तक और एनर्जी जो 27-28 किलो कैलोरी तक होती है। उसमें आहार देते समय जो हमारे मुर्गी पालक या जो ब्रॉयलर पालक किसान भाई हैं उसको विशेषकर जो है आहार की प्रबंधन पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कभी भी आहार जो है जो आहार के जो बर्तन होते हैं फीडर्स होते हैं, एक तो उनको हमेशा जो है कभी भी ऊपर तक नहीं भरने चाहिए। 1/4 जो है आहार का बर्तन जो है या फीडर्स वो खाली रखने चाहिए। दूसरा जो है हमेशा जो फीडर्स हैं वो चूजे और बड़े पक्षियों की आयु के अनुसार जो है पक्षियों को उपलब्ध कराने चाहिए। जैसे खासकर जो है ब्रॉयलर पक्षियों में जब हम ब्रूडिंग करते हैं तो ब्रूडिंग के 4-5 दिन तक आहार जो है ब्रूडर के अंदर जो पेपर पर ही छिटक करके दिया जाता है। उसके बाद में उसमें चिक फीडर जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है फीडर जो है दूसरे रूप में या उनकी आयु के अनुसार फीडर जो है वो बदल दिए जाते हैं। दूसरा जो है आहार को संतुलित बनाने के लिए यदि संभव हो तो अपने स्थानीय आहार अवयव को उचित रेशियो में या उचित मात्रा में मिला करके हम जो है स्वयं आहार भी तैयार कर सकते हैं। और इसमें खासकर अगर हम देखें तो इसमें आपका मक्का, गेहूं, चावल, सोयाबीन और दूसरे तत्व जो इसमें प्रॉपर रेशियो में मिला करके बनाए जाते हैं तो आहार संतुलित भी होता है और आहार जो है सस्ता भी होता है। इसमें अकेला जो है 45 से 50% तक जो है अकेला भाग इसमें मक्का होता है, 10 से 15% इसमें गेहूं का चोकर और 15 से 20% इसमें जो है राइस कनकी या चावल की कनकी जो है वो मिलाई जाती है और 5 से 10% सोयाबीन। बाकी इसमें जो है जैसे फिश मील है, बोन मील है या सादा नमक है या और जो दूसरे ग्रोथ प्रमोटर वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला करके किसान या मुर्गी पालक जो है आहार को स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। स्वयं का तैयार किया हुआ आहार किसान के लिए या मुर्गी पालक के लिए सस्ता और अच्छी गुणवत्ता वाला वो होता है। उसमें जो है दूसरा जो है आहार के भंडार से संबंधित भी जो मुर्गी पालक या जो किसान भाई हैं उनको विशेषकर ध्यान देना चाहिए। उसमें जो है कभी भी लंबे समय के लिए आहार को जो है फार्म पे वो स्टोर नहीं करना चाहिए, भंडारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि खासकर जैसे बरसात के समय अगर हम लंबे समय के लिए भंडारण करते हैं उसमें तो उसमें अल्फा टॉक्सिन जो है इसमें होने की संभावना रहती है और उसमें जो फंगस जनित एक बीमारी होती है और उससे मृत्यु दर की संभावना जो है पक्षियों में बढ़ जाती है। उसमें जो है दूसरा जो आहार दिन में कम से कम 2 या 3 बार देना चाहिए जिससे पक्षियों को उनकी आवश्यकता अनुसार आहार उपलब्ध हो सके और एक साथ देने से या बर्तन अधिक भरने से आहार की जो बर्बादी होती है वो उसको हम जो है बचा सकते हैं। उसमें जो है और जो अन्य दूसरे जो बिंदु प्रबंधन संबंधी हैं उनको विशेषकर जो मुर्गी पालकों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। ख्वाब जो बुलंदियों पर पहुंचाते हैं, ख्वाब जो मेहनत करना सिखाते हैं, ख्वाब जो जर्रे को सितारा बनाते हैं, लेकिन अब भी अधूरी है कौम की तस्वीर। एजुकेशन के मामले में एक प्राइमरी स्कूल यहाँ पे मिला हुआ है, जो बहुत जमाने पहले मिला था वही आज तक चला आ रहा है। बच्चा बीमार रहना पड़ा, पानी बहुत कमी है। जो यहाँ से वोट लेने के लिए आते हैं जीत के चले जाते हैं, हम करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता करने के लिए। आपके ख्वाब आपका इंतजार कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू। पहल हमारी, इरादे आपके, अधूरे ख्वाबों की पूरी पड़ताल इस समय पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में। अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा प्राप्त मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस समय मूंग, उड़द एवं सब्जियों में माहू, हरा मच्छर, जैसिड आदि कीट के प्रकोप की संभावना है। अतः इनका प्रकोप दिखाई देने पर बताई गई दवा का छिड़काव करें। रेड पंपकिन बीटल के प्रकोप की संभावना है, अतः इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल पैराथियान 2% धूल का छिड़काव करें। मिट्टी परीक्षण हेतु नमूना लेकर निकटतम कृषि विभाग के मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। जिन खेतों में मौथा, दूब, कांस आदि खरपतवार अधिक होते हों, वहां रबी फसलों की कटाई के उपरांत ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। फलदार वृक्षों के तनों पर बार ईटिंग कैटरपिलर यानी छाल खाने वाली इल्ली दिखाई देने पर इनके बनाए हुए स्थानों पर मिट्टी का तेल या कोई भी कीटनाशक दवा छेदों में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। नवीन रोपित फलदार पौधों को लू से बचाने के लिए घास फूस की टटिया बनाकर लगावें एवं थालों में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखें। मुर्गीशाला की छत पर घास फूस के छांव की व्यवस्था करें, साथ ही गर्म हवाओं को रोकने हेतु उचित व्यवस्था करें। मौसम पूर्व अनुमान को देखते हुए पशुओं को दिन में 11 से 4 तक चारागाह न भेजें, खासकर भैंस वर्गीय पशुओं को। इससे दुग्ध उत्पादन प्रभावित होता है। पशुओं को गलघोंटू एवं लंगड़िया रोग से बचाव हेतु टीकाकरण की तैयारी करें। ये टीके मई और जून माह में अवश्य लगवाएं। छत्तीसगढ़ राज्य के किसान भाइयों को सलाह है कि वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन धान को हार्वेस्टर से कटाई में जाए के बाद सीधे धूप में न सुखाकर छाया में हवादार जगह पर सुखाएं। खरीफ फसलों की बोनी के पूर्व खेतों में लगने वाले कृषि यंत्र एवं उपकरण की व्यवस्था कर मरम्मत कर लें। फसलों की कटाई उपरांत खेत में बचे फसल अवशेष को जलाएं नहीं, बल्कि जुताई कर उन्हें मिट्टी में दबा दें। इससे भूमि के स्वास्थ्य एवं उर्वरा शक्ति पर सुधार होगा। ग्रीष्मकालीन मक्के एवं गन्ने की फसल में निदाई गुड़ाई करें तथा जिन खेतों में गन्ने की फसल घुटने की ऊंचाई की हो, वहां पर उर्वरक डालने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ पौधों के आसपास मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य करें तथा नमी को देखते हुए सिंचाई की व्यवस्था करें। सुनिश्चित सिंचाई के साधन उपलब्ध होने की स्थिति में धान का थरा तैयार करने हेतु खेतों में पलेवा देकर भूमि में नमी की मात्रा अच्छी होने पर खेत की जुताई कर भुरभुरी कर जमीन को तैयार कर लें। इस प्रक्रिया में खरपतवार काफी हद तक नष्ट हो जाते हैं तथा खेत तैयार रहने से जून के प्रथम सप्ताह में थरहा तैयार करने के लिए बुआई कर सकते हैं। वर्तमान में देर से बोई गई मूंग की फसल में दाना भरने की अवस्था है, जो कि एक क्रांतिक अवस्था है। अतः किसान भाइयों को सलाह है कि आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। जहां मूंगफली की फसल उखाड़ने की स्थिति में आ गई है, उन खेतों में हल्की सिंचाई करने के उपरांत फसल को उखाड़ने की व्यवस्था करें। किसान भाइयों को सलाह है कि सहकारी समितियों से उर्वरकों का अग्रिम उठाव कर सुरक्षित भंडारण करें तथा बुआई हेतु उन्नतशील एवं प्रमाणित बीजों तथा अन्य आदान सामग्रियों की व्यवस्था करें। वर्तमान में बाष्पीकरण की दर अधिक है, अतः किसान भाइयों को सलाह है कि ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई पर विशेष ध्यान दें तथा 2 सिंचाइयों के अंतराल को कम करें। टपक सिंचाई पद्धति से सिंचाई करते समय तापमान एवं बाष्पीकरण की दर को ध्यान में रखते हुए जल के प्रवाह की दर को निर्धारित करें, जिससे पौधों की जड़ों के आसपास नमी की कमी न हो पाए। वर्तमान में साग सब्जी तथा केले की पत्तियां सूख रही हैं,
इसको ध्यान में रखते हुए जिन किसान भाइयों के पास नेट हैं तो उसे लगाकर साग सब्जी फसलों को बचाने की सलाह दी जाती है। मक्के की फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो कार्बोफ्यूरान 2 से 3 दाना प्रति पौधे के ऊपरी भाग में डालें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब देखिए। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पराज, जिला भिंड के कृषक प्रमोद यादव ने। यह गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख पर जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। दिनों दिन जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि के साथ साथ पशुपालन में भी अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं, तापक्रम है, ग्लोबल टेम्परेचर है, वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अगर हम पशुओं से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो ये जान लें कि अगर पशु आहार कम कर देगा गर्मी के कारण तो उसके उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, उसका उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हम आहार प्रबंधन सबसे पहले उसका उचित रूप से रखें। इसके लिए सर्वप्रथम ये देखना चाहिए कि जब वातावरण ठंडा हो, यानी सुबह के समय और शाम के समय, इस समय हमें पशु को आहार देना चाहिए। दोपहर के समय हम आहार उसको कम दें या ना दें ताकि वो आराम कर सके और उसका पाचन कर सके। इनका जो प्राकृतिक आहार होता है वो चारा होता है, हरा चारा। हरा चारा पर्याप्त मात्रा में दें तो उससे क्या होगा कि हमारे दाने की बचत भी होगी और उसके शरीर की गर्मी भी कम होगी और उत्पादन पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। मुख्य रूप से प्रबंधन तकनीक में और ध्यान देने वाली बात होती है, पशु का आवास जहाँ पर है उसके आसपास का वातावरण ठंडा रखा जाए। इसी तरह से पशुशाला के अंदर भी इस तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे पशु न सिर्फ पशु आवास का बल्कि पशुओं का भी शरीर का तापक्रम कम हो सके। इसके लिए बहुत से उपाय हैं। उदाहरण के लिए जो हमारे रोशनदान होते हैं या खुला भाग होता है पशु आवास का, वहाँ पर हम गनी बैग्स की टाट की पट्टियाँ लगा दें और समय समय पर घंटे 2 घंटे के अंतराल से उसमें पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे हवा का जो झोंका आएगा उसके कारण अंदर शीतलता होगी। और साथ ही साथ अगर हमारे पशुपालक का आर्थिक रूप से वो इसके लिए तैयार है तो वहाँ पर पंखे लगाना चाहिए या कूलर लगाना चाहिए। एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है पशुओं को समय समय पर फॉगिंग के द्वारा उसको पानी से ठंडा करना। इसके लिए फॉगर सिस्टम बहुत ही कम कीमत में आजकल कमर्शियल रूप से उपलब्ध हैं। इसका भी इंस्टॉलेशन जो वाटर सप्लाई होता है बोर से, उसमें फिट करके हम समय समय पर अगर इसका उपयोग करते रहें तो पशु को शीतलता भी प्रदान होगी और दिन में जब पंखा चलेगा तो उसका शरीर का तापक्रम कम होगा। दूसरी चीज़, पशुओं को अगर हम ये प्रयोग करके देखा गया है कि अगर हम पशुओं को जो सामान्य तापक्रम होता है उससे 1 डिग्री या 1.5 डिग्री कम ताप वाला पानी पिलाएं, कूल ड्रिंकिंग वाटर उसको या फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर उसको उपलब्ध कराएं, तो भी उनके उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और गिरावट नहीं होने पाती। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अदरक की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक। और
और फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए।